हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का युवा बोध एकेडमी में स्वागत है। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन 15 अगस्त मनाया जाता है। यह दिन हमारे आज़ादी का दिन है। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, जिससे हम भारतवासी अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। और मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस की। हमने पिछली क्लास में संख्या पद्धति में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या पद्धति का जो पार्ट है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं, जिसे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं। परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनात्मक चिन्ह लगा होता है, वह पूर्णांक कहलाती है। और भिन्न क्या होती है, जो संख्या बटे में होती है तो उसे भिन्न कहते हैं। पूर्णांक संख्या से 3 पार्ट होते हैं पूर्णांक संख्या के, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक, मतलब उन दोनों को डिवाइड करके बनता है। संख्या रेखा पर ये 3 प्रदर्शित की जाती हैं। संख्या रेखा पर बाईं ओर ऋणात्मक संख्या और दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर हम इन संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। तो धनात्मक संख्या से 2 संख्याएं विभाजित होती हैं, अलग अलग होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको। दाईं ओर क्या रहेगा, धनात्मक संख्याएं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। ये है ऋणात्मक संख्याएं। ये सब ठीक है। परिमेय संख्या हम क्या बताया था हमने कि ये p/q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं रहता। जैसे क्या इसमें बताया था उदाहरण, पाई 3.14, ये पाई का ही रूप है। और अल्फ़ा बीटा गामा एग्जाम्पल के लिए बताया था। और परिमेय संख्या में हमने बताया था कोई सी भी संख्या हो गई तो वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 3 हो गया तो ये भी परिमेय संख्या है। अब ये मत पूछने लगना कि मतलब ये बटे के रूप में नहीं है तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई। अरे इसके नीचे 1 लगा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। पूर्णांक संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ धनात्मक चिन्ह लगा होता है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ऋणात्मक चिन्ह लगा है, ये धनात्मक चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया, 2 में से 1 -1, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। भिन्न जो बटे में है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो इसमें मतलब दशमलव में भिन्न कर जाएगा। देखिए 0 आ गया, दशमलव लगा, 5 × 5 = 25, 5 × 30, ये 0.6, ये क्या है, भिन्न है। धनात्मक संख्या क्या होती हैं, धनात्मक संख्या क्या होती हैं, जो भी बताया, ये दाईं ओर स्थित होती हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। ऋणात्मक संख्या जो बाईं ओर स्थित होती हैं।
इससे दो धनात्मक संख्या के दो पार्ट होते हैं, सम और विषम। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर जिनका शेषफल रिमाइंडर, यानी शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं, तो 0 आ जाए। 2 से भाग देने पर ऐसी संख्याएं जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो सम संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका मतलब जिनको भाग देने पर रिमाइंडर 0 ना आए बल्कि 1 आ जाता है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे कि देखिए 8 हो गया, 8 को 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा पूरी तरह। 2 एक कम 2, 2 चौको 8। हाँ, तो ये क्या है, कट गया पूरी तरह ना। तो ये तो क्या है, ये तो भागफल है, शेषफल क्या आया, 0 आया। और इसमें ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटेंगी, मान लीजिए 7 है, अब 7 को भाग दीजिए 2 से, 2 3 6, 6 आ गया। और शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया शेषफल, एक शेषफल आ गया। तो जिसमें एक शेषफल आता है वो क्या है, विषम संख्या है। और एक चीज़ और, विषम संख्या जो होती हैं वो हमेशा सम संख्या से एक बड़ी होंगी या फिर एक छोटी होंगी। हाँ, और ऐसा सम संख्या में भी होता है। सम संख्या देख लीजिए, ये 8 है कि 7 से छोटी है। तो अब इसकी परिभाषा भी आपको लिखा देते हैं, आइए चलते हैं। तो ये है सम और विषम। हमने यहाँ तक कल चर्चा कर लिया था। अब इसके आगे सम और विषम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव का विस्तार, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर, मतलब संख्याओं का विस्तार देखेंगे। संख्या रेखा पर देखते हैं क्या क्या होता है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, और कितने अंक में कहाँ पे कितनी दूरी पर कौन सा अंक स्थित करना है हमको, इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यही सब बताऊंगा मैं। सम संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर यानी 2 से विभाजित करने पर उसका मतलब क्या है, यानी 2 से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल जीरो या शून्य आ जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण,
0, 2। देखिए 0 को भाग देंगे, 2 से 0 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उनको शून्य से भाग देने पर शून्य ही आता है। शून्य से भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सभी, इन सभी को अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब ये सम संख्या है? पहली बात तो ये भाग देकर हो गया। अब डायरेक्ट अगर देखते हैं कि मतलब भाग ना देना पड़े, ठीक है, वैसे ही देख के ही पता चल रहा है, लेकिन भाग बिना दिए देखेंगे तो कैसे देखेंगे? देखिए, लक्षण पहला तो ये कि ये जो संख्या है उससे विषम संख्या से बड़ी या छोटी होनी चाहिए। ठीक है। यह संख्या विषम संख्या से एक अंक बड़ी या छोटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस संख्या को दो से भाग देने पर शेष फल शून्य आना चाहिए। शून्य आना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि यह संख्या हमेशा विषम से अगले स्थान पर स्थित रहती है। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, मतलब उसका दिखा भी देता हूँ आपको एग्जाम्पल। एक यह संख्या विषम संख्या से बड़ी एक अंक मतलब बड़ी या छोटी होनी चाहिए। विषम संख्या क्या है? 7 है। इसको हमने 1 से जोड़ दिया, 8 आ गया। क्या है ये? सम संख्या है। माइनस इसको कर देते हैं, 6 आ गया। क्या है ये? सम संख्या है। अब दूसरा देख लेते हैं। इस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आना चाहिए। कोई सी भी संख्या ले लो, 6 है, भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2, 2 3 6। रिमाइंडर कितना आया? शून्य आया। रिमाइंडर शेष। अब तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। यह संख्या हमेशा विषम में अगले स्थान पर होती है। विषम संख्या है, 1 है,
1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्या है, सम संख्या है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है, सम संख्या। तो ये तीनों कंडीशन हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद हम विषम संख्या देखेंगे। तो देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या तो बताया ही हमने, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आए, मतलब शेषफल 0 आता है, तो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। उदाहरण है इसका 0, 2, 4, 6, 8, 10। और इसके लक्षण हैं, यह संख्या रिमाइंडर से बड़ी होती है, एक अंक बड़ी या एक अंक छोटी होती है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यह एक ऐसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर हमेशा कितना आता है, रिमाइंडर 0 आता है। और यह क्रमागत रूप में है, बोल रहा हूँ, ये क्रमागत रूप है, ये पूरे संख्या का क्रमागत रूप है, एक क्रम के रूप में रखी हुई है। तो क्रमागत रूप में भी हमने देख लिया कि एक के बाद एक सम संख्या आती है। अब चलते हैं विषम संख्या, इसको लिख लीजिए आप, फिर रीज करता हूँ। विषम संख्या, विषम ऐसी संख्या जिन्हें 2 से भाग देने पर शेष फल 1 आता है, वह विषम संख्या होती हैं। विषम संख्या के अंतिम में 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं रहती हैं। इसके कोई सा भी अंक बड़ा अंक ले लेते हैं तो उसके लास्ट में ये अंक हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेष फल 1 अंक आए, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या, विषम संख्या कहलाती है। अब इसके लक्षण देखेंगे, पहले उदाहरण देख लेते हैं विषम संख्या के। उदाहरण तो है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है। ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो इसके लक्षण में हम लिखेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि सम संख्या में आपको बताया था कि सम संख्या से अगले क्रम में विषम संख्या आती है।
तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए 1 के बाद 2 आता है, हाँ 2 के बाद 3 क्या है, विषम संख्या है। 3 के बाद 4 एक सम संख्या है। 4 के बाद 5 एक विषम संख्या है। 5 के बाद 6 एक क्या है, सम संख्या। 7 विषम संख्या है। तो ऐसे ही क्रमागत रूप में ये देखने को मिल रहा है हमें। इसके लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण कि इसे 2 से भाग देने पर क्या हो रहा है, शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। 2 से भाग देने पर एक प्राप्त होता है। दो से भाग देने पर हमें रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। और इसके लास्ट में देखेंगे जितने भी अंक हैं उनमें 3, 7, 5, 7, 9 ये सब देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि कोई अंक है, अंक हमने लिखा 15, 6, 3, 7। अब इसमें आप बोलेंगे कि ये सम संख्या है, इसमें सम संख्या भी है बीच में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लास्ट में अंकों में देखेंगे, ये जो लास्ट का अंक है ये क्या है, इकाई अंक देखेंगे तो ये 7 है। तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो लक्षण में हम लिखेंगे दूसरे में कि इसमें अंतिम इकाई अंक में तीन, 5, 7, 9 जैसे अंक देखने को मिलते हैं। तीन, 5, 7, 9 अंक देखने को मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा तो हमने बताया कि एक क्रमागत रूप में मतलब 1 के बाद 1 रहता है। और चौथा भी देख लीजिए कि इसमें क्या रहता है कि 2 से भाग देने पर अंक तो 1 ही प्राप्त होगा। यह हमेशा वही है, बोल रहा हूँ, मतलब उसकी मौखिक भाषा जो है वो शैली चेंज हो जा रही है इसमें। यह हमेशा सम संख्या से एक अंक अधिक या कम हो जाता है। तो ये ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है वो विषम संख्या कहलाती हैं। इसके लक्षण क्या हैं हम इसको देखेंगे। तो इसमें शेषफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लास्ट के अंकों में 3, 5, 7, 9 ऐसे अंक दिखाई देने चाहिए हमें। और तीसरी बात ये है कि ये जो विषम संख्या है ये हमेशा सम संख्या से 1 बड़ा या छोटा होना चाहिए। तो ये विषम संख्या हो गया। चलिए अब देखते हैं हम दशमलव विस्तार। दशमलव संख्या का विस्तार देखेंगे। दशमलव संख्या क्या होती हैं, उनका विस्तार कैसे होता है। जैसे कोई बटे वाली संख्या है,
वैसे 2/5 है, तो उसका विस्तार कैसे होगा? दशमलव में रहेगी तो वो कौन से दशमलव के प्रकार में आएगी? दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दशमलव का विस्तार। दशमलव संख्या का विस्तार लिखना पड़ेगा। चलो तो दशमलव संख्या का विस्तार इसमें है। ठीक है, किसी संख्या को दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे? जो उसका हर है उसके अंश से उसको भाग देने पर जो अंक हमें प्राप्त होता है, चाहे वो शून्य में हो या दशमलव में हो या फिर उसके बटे के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम दशमलव का विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव में हम बस उसी अंक को दूसरी प्रकार में लिख देते हैं। वो अंक वही रहता है लेकिन उसका प्रकार चेंज हो जाता है। कोई जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ पे लिख दिया 8। अब इसको हम भाग देते हुए, अंश से हर को भाग देते हुए अलग विस्तार की ओर ले जाएंगे, मतलब विस्तृत करेंगे इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। अब इसके बाद कैसे भाग देंगे? 2 को 1 से भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें हम शून्य लगाएंगे। शून्य लगाने पर, दशमलव लगाने पर इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2 से फिर भाग देंगे। 2 पंचे 10। तो अब ये एक सीमित कंडीशन में जाके रुक गया है। ये अंक एक सीमित कंडीशन में जाके रुक गया है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि यह एक समय पर रुक गया है, एक स्थान पे रुका हुआ है। ठीक, तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, आगे जानेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे किसी संख्या को लिखने के बाद उसका विस्तार किया, तो इसी शब्द से उसकी परिभाषा बनेगी। इसी अंक से जो हमने विस्तार किया है, इसी से इसकी परिभाषा बनेगी। देखिए, जब किसी अंक या दशमलव का विस्तार किया जाता है तो वह परिघटना या वह कार्य दशमलव का विस्तार, दशमलव संख्या
का विस्तार कहलाता है। जब किसी अंक या दशमलव को विस्तरित रूप में लिखा जाता है, उस परिघटना या कार्य को दशमलव का विस्तार कहा जाता है। जब किसी भी अंक को विस्तरित रूप में हम करते हैं तो इसी परिघटना को क्या कहा जाता है? दशमलव संख्या का विस्तार कहा जाता है। तो उदाहरण इसका होगा, उदाहरण वैसे दिया था हमने, पर लिखवा दिया जाता है यहाँ पे 0 ये क्या है? दशमलव का विस्तार। अब दशमलव संख्या के कितने प्रकार होते हैं? दशमलव संख्या के 3 प्रकार होते हैं। लिखते हैं हम, दशमलव संख्या के 3 प्रकार होते हैं। पहला, जिस संख्या का एक निश्चित स्थान प्राप्त होता है। जिस संख्या का स्थान प्राप्त होता है मतलब उसका अंत हो जाता है। और एक ऐसी संख्या जो पुनरावृत्त होती रहे, मतलब बार बार वह संख्या आती रहे और उसका स्थान कभी मतलब रुकता नहीं है, कभी वह हमेशा अनंत की ओर बढ़ते जाता है। और तीसरा है कि उसका स्थान भी चेंज होता रहता है, स्थान कभी मिलता नहीं है, स्थान उसका कभी मिलता नहीं है, वह अनंत की ओर बढ़ते जाता है। तो पहला क्या है? पहला समाप्त होने वाले दशमलव। दूसरा है आवर्ती दशमलव। तीसरा है अनावृत्ति दशमलव। तो ये इसके प्रकार हो गए। समाप्त होने वाले दशमलव कौन से हैं देखेंगे। आवर्ती दशमलव कौन से हैं उसको भी बताऊंगा। अनावर्ती दशमलव कौन है उसे भी बताऊंगा। तो समाप्त होने वाले दशमलव, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है हमने 2/5 का, यह एक स्थिति पर जाके समाप्त हो गया। एक स्थिति पर जाके समाप्त हुआ कि नहीं ये बताइए आप। ये एक स्थिति में जाके समाप्त हो गया है तो यह क्या कहलाएगा? समाप्त होने वाले दशमलव है। और ये आवर्ती दशमलव है। ये मतलब बार बार आती रहती है, आवृत्ति होती रहती है। जिस अंक की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। 0.333 डैश। अब ये इस अंक का कभी अंत नहीं होगा, ये हमेशा बार बार आती रहेगी, तो इसे आवर्ती दशमलव कहते हैं।
ठीक है। अनावर्ती दशमलव एक ऐसा अंक जो बार बार आता है, लेकिन उसके जो उसका डिजिट होता है, उसका पार्ट होता है, वह कभी भी सेम नहीं होता, वो अलग अलग रहता है। दशमलव में अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो इसका देखेंगे हम उदाहरण पे, जैसे पाई। पाई क्या है? 3.14579834। ऐसे करके लास्ट तक है, कई सारे हैं। ठीक है, तो ये पाई का डिजिट है। इसमें क्या हमने देखा, आवृत्ति दशमलव में बार बार उन्हीं अक्षरों की आवृत्ति होती रहती है, बार बार होती है। और अनावृत्ति दशमलव में हमने क्या देखा कि बार बार अलग अलग अक्षरों की आवृत्ति होती है, तो उसे अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। लिखेंगे समाप्त होने वाले दशमलव। ऐसे दशमलव जिसका स्थान सुनिश्चित होता है, जो समाप्त हो जाते हैं एक स्थान पर आने के बाद, जिसकी आवृत्ति नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले दशमलव। ऐसे दशमलव जिसकी आवृत्ति नहीं होती है, जो एक सुनिश्चित स्थान पर जाकर दशमलव रूप में दशमलव रूप में अपने हर से कट जाता है, उसे समाप्त होने वाले दशमलव कहते हैं। ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं होती है, एक सुनिश्चित स्थान पर जाकर वह दशमलव के रूप में अपने हर से कट जाते हैं, अपने दशमलव के रूप में जाके हर से अपने कट जाते हैं, तो उस संख्या को समाप्त होने वाली दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले दशमलव। दूसरा एग्जाम्पल इसका भी लिख लीजिए, जैसे है 2/5, 1/5, और बस इतना ही लिख लीजिए, फिर अनंत तक है। कई सारे हैं इसके एग्जाम्पल।
दूसरा देखेंगे आवृत्ति दशमलव। आवर्ती दशमलव, आवर्ती। ऐसे दशमलव जिनकी आवर्ती बार बार हो, बार बार वही डिजिट, वही अंक बार बार आते रहें, वह अनंत तक चले जाएं, मतलब उनका एक सुनिश्चित स्थान नहीं होता। जिस अंक का एक सुनिश्चित स्थान नहीं होता है उसको हम कह सकते हैं कि यह अंक आवर्ती दशमलव के अंतर्गत आता है। दशमलव भी लिख दे रहे हैं इसमें, आवर्ती दशमलव। ऐसे एक ऐसा डिजिट पैटर्न जिसकी आवृत्ति, एक ऐसा पैटर्न जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, वह एक ही डिजिट या पैटर्न में आता रहता है। या जिसका स्थान सुनिश्चित नहीं होता, स्थान सुनिश्चित, सुनिश्चित में सा यही रहेगा, सुनिश्चित वही रहेगा, सुनिश्चित नहीं रहता। तो हम कह सकते हैं कि यह आवर्ती दशमलव है। ठीक है, तो यह दशमलव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आवर्ती दशमलव का 1/3। इसको देखेंगे कि 1 है, 0 0 3 अनंत आवृत्ति। ऐसा पैटर्न जिसकी आवृत्ति बार बार होती है वह आवर्ती दशमलव के अंतर आता है। यह एक पैटर्न होता है जो मतलब बार बार आता है, उसकी स्थिति एक सुनिश्चित स्थान में नहीं होती, वह अनंत तक चलती जाती है और बार बार वही पैटर्न आता रहता है। एग्जाम्पल है 1/3 इसका। थर्ड, अनावृत्ति दशमलव। अनावर्ती दशमलव यह एक ऐसा दशमलव है जिसमें वह पैटर्न बार बार तो आता है लेकिन उसमें कुछ अंक, उस डिजिट में जितने भी अंक हैं वह अलग अलग रहते हैं, मतलब सभी अंक सेम नहीं रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पैटर्न होता है जिसकी आवृत्ति, यह एक ऐसा पैटर्न है, यह पैटर्न होता है
जिसमें किसी अंक की दशमलव संख्या के बाद वह अंक या पैटर्न चेंज हो जाता है या बदलते रहते हैं। इसका स्थान सुनिश्चित नहीं होता। इसका स्थान सुनिश्चित नहीं होता। नहीं होता। एग्जाम्पल मतलब इसका स्थान सुनिश्चित नहीं होता, यह अनंत तक बढ़ते जाते हैं। और हम इसका एग्जाम्पल देंगे पाई का। पाई का भी आपको मान पता होगा कि 22/7 इसको कहते हैं। तीन दशमलव एक चार क्या था 7589 ऐसे ही है डिजिट इसका। तो इसमें अलग अलग डिजिट हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग डिजिट हैं। देखिए अलग अलग डिजिट हो रहे हैं। तो इसी पर यह आधारित है अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या कैसे दर्शाया जाता है, कितना उसका स्पेस होना चाहिए, कितनी उसकी दूरी होनी चाहिए। कोई भी अंक है तो कितनी दूरी पर वह स्थित होगी। संख्या रेखा पर अंकों का स्थितीकरण एक तरह से कह सकते हैं, वो पढ़ना है। तो उस टॉपिक के बारे में अभी चर्चा करेंगे। आप लिख लीजिए, फिर रेज करता हूँ। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना या प्रदर्शित करना। परिमेय संख्या तो हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अंक है जो क्रमागत रूप में रहता है, दाईं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर। यह 0 के बाद दाईं ओर का क्रम बढ़ता रहता है और इधर बाईं ओर का क्रम घटता रहता है। मतलब जितना इधर जाएंगे वह क्रम हमेशा घटता जाएगा और दाईं ओर जितना 0 के दाहिनी ओर जाते जाएंगे वह क्रम बढ़ता जाएगा। और यह एक क्षैतिज रेखा में प्रदर्शित किए जाते हैं यह अंक, और यह इनकी दूरी समांतर होती है। इनकी दूरी, जितने भी ये डिजिट हैं, नंबर हैं, इनकी दूरी, हर एक अंक के बीच की दूरी समान रहेगी। हर एक अंक की दूरी समान रहेगी। और इसमें हम ध्यान देंगे
ध्यान ये देना है कि हमें सम संख्या नहीं लेनी है, मतलब सम संख्या तो लेनी है लेकिन सम जो मतलब डिजिट हैं उनमें हमें पहले संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित करेंगे गोले, तो वो सम नहीं लेने हैं, विषम लेने हैं। लास्ट वाले जो जितने भी गोले डिजिट रहेंगे उनको गिनने के बाद हमें कोई एक ऐसा विषम संख्या लेना है। तो देखते हैं, पहले हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है, संख्या रेखा पर कैसे परिमेय संख्या प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें का पैटर्न हम बताते हैं। पहले संख्या रेखा क्षैतिज दिशा में खींचिए, क्षैतिज दिशा में खींच दिए। अब इसमें समांतर दूरी पर छोटे छोटे बिंदु बनाइए। 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 13। तो इसमें हम 13 समांतर दूरी पर एक बिंदु ले लिए। जितने भी ये बिंदु हैं, हमने विषम संख्या ली है, लेकिन जितने भी ये बिंदु हैं सबको जोड़ा जाए तो विषम संख्या आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या है? विषम संख्या। अब इधर से हम गिनेंगे और इधर से गिनेंगे और इनके बीच मध्य में शून्य हम लेंगे, ठीक है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो यह जो मध्य है यह किसका स्थान है? शून्य का स्थान है। और इसके बाईं ओर जाते जाएंगे तो धनात्मक संख्या घटती जाएगी और इधर जाएंगे तो वह धनात्मक संख्या बढ़ती जाएगी और इधर बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या घटती जाएगी। तो बाईं ओर जाते हैं, -1। देखिए घट रही है कि नहीं? -3, -4, -5, -6। देखा जाए तो यह -1 -2 से बड़ा होता है। हमेशा दाहिनी ओर का अंक संख्या रेखा पर बड़ा होता है बाएं अंक से। तो इधर देख रहे हैं कि यह क्या है? इधर घट रहा है, संख्या रेखा का ऋणात्मक स्तर घट रहा है। और इधर सम संख्या जो इधर लेंगे हम संख्या रेखा पर, वह धनात्मक संख्या जो लेंगे वह बढ़ता जाएगा। सम संख्या तो सभी हैं, सम संख्या तो सभी हैं, ये चाहे माइनस का अंक हो या फिर 0 हो, ये सभी सम संख्या हैं। ये मत भूलिएगा कि ये विषम है। विषम तो अभी आपको पढ़ाए हैं ना, ये हैगा जैसे ये है। अब इसमें ये हैगा सम संख्या, ये है सम संख्या, और इसमें से जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। और इधर भी देखेंगे धनात्मक की ओर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का एक क्रम है, व्यवस्था है। तो यहाँ देखेंगे कि ये बढ़ रही है, यह श्रेणी हमारी आगे की ओर जाती है, धनात्मक श्रेणी, और बढ़ती जाती है। तो इसे क्या नाम दिया गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना।
प्रदर्शित करना या दर्शाना। तो हमने दर्शाया, आपने देखा। अब आप बोलेंगे कि ये सर तो ये तो नंबर हैंगे क्रमागत रूप में, लेकिन आपने बोला था परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं और ये p/q के रूप में नहीं है। तो ये परिमेय संख्या को p/q के रूप में भी आपको करके दिखाते हैं। हमेशा अंक के नीचे हर में एक संख्या होती है, तभी वह एक पूर्ण अंक बन पाता है, पूर्ण या प्राकृतिक अंक बन पाता है। हमेशा अंक के नीचे एक अंक रहता है, तब जाके वो प्राकृतिक अंक कहलाता है। तो इनके नीचे हमेशा एक अंक रहेगा, छुपा रहता है। देखिए अब बन गया p/q के रूप में कि नहीं, बन गया ना। ये भी 0 भी है, 0 को भी 1 लगा रहता है। तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहती है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहती हैं। जहाँ पर p बराबर p और q एक पूर्णांक होते हैं। Q ये किसका सिंबल है, बराबर। Q बराबर नहीं होता है 0 के, Q 0 के बराबर नहीं रहता है। तो इसको देखिए और लक्षण अब इसके दिखाते हैं हम आपको, मतलब कैसे चेक करेंगे। ये एग्जाम्पल हमने दे दिया, उदाहरण, इसको लिख लीजिए। लक्षण में हम कैसे देखेंगे, लक्षण में ये बताया गया कि इसको क्षैतिज रेखा में पहले लिखेंगे, देखेंगे, और दाईं ओर बढ़ता जाएगा क्रम, बाईं ओर घटता जाएगा, और यह एक डिजिट में होगा। ये नहीं कि कहीं भी कोई सा भी अंक डाल के रख दिया, यह एक क्रमागत इसकी व्यवस्था होगी। क्रमागत व्यवस्था में यह सभी अंक रखे जाएंगे। तो क्रमागत व्यवस्था में रखे हुए हैं, लिखते हैं इसको। तो यह सबसे पहले क्षैतिज दिशा में एक समतल, समतल क्या होता है, जिसका समान तल होता है, मतलब उसका बराबर किसी स्टेट का समतल, मतलब बराबर स्टेट होना चाहिए। सबसे पहले क्षैतिज दिशा में एक समतल रेखा खींचते हैं।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, फिर उसमें समान दूरी पर हर डिजिट के ऊपर पहले तो बिंदु रखेंगे, वो भी क्या मैंने बताया था, विषम विषम होने चाहिए। पूरा जो डिजिट बिंदुओं का योग हो वह विषम होना चाहिए। तो क्षैतिज रेखा में समान दूरी पर बिंदु स्थित करने के बाद समान दूरी पर रखेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा में समान दूरी पर बिंदु स्थित रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यह देखेंगे सभी बिंदुओं का योग, सभी जो बिंदुओं का योग हो सभी बिंदुओं का योग विषम संख्या में आना चाहिए, विषम संख्या में आना चाहिए। थर्ड क्या है, अब हमने क्षैतिज रेखा में हमने एक लाइन खींच दी, उसमें हमने बिंदु भी एक समान दूरी पर विषम संख्या में रख दिए। अब बिंदु के बाद अब हमें क्रम रखना है, अंक रखना है कि एक क्रमागत व्यवस्था में हमें सभी अंकों को रखना है कि वह समान दूरी पर और सुव्यवस्थित रूप से सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित हो जाएं। तो रखते हैं, रख दिया हमने। तो इसमें क्या रखें, कैसे आपको बताए थे कि दाहिनी ओर जाने पर क्रम बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर धनात्मक क्रम बढ़ता है, वो घटता है, ऋणात्मक क्रम घटता है और धनात्मक क्रम बढ़ता जाता है। मध्य में पहले क्या रहता है, क्षैतिज रेखा के, ऐसे लिखिए, क्षैतिज रेखा के मध्य में शून्य स्थित रहता है। और दाएं ओर धनात्मक क्रम बाएं ओर ऋणात्मक क्रम रहता है। धनात्मक और ऋणात्मक लिख दिए। अब उसके बाद धनात्मक की ओर जाने पर, धनात्मक क्रम की ओर जाने पर संख्या बढ़ती है और ऋणात्मक की ओर जाने पर संख्या घटती है। फोर्थ पॉइंट, क्षैतिज रेखा में धनात्मक संख्या की ओर जाने पर
जाने पर क्या होता है, संख्या बढ़ती। और ऋणात्मक और जाने पर संख्या घटती। उधर दाहिनी ओर जाने पर बढ़ती है और इधर बाईं ओर आने पर ऋणात्मक संख्या घटती है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक परिमेय संख्या दशमलव क्या होता है हमने बताया। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दशमलव परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं हमने आपको बताया। आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए, ये पैटर्न हमने शुरू में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और ये p/q के रूप में कैसे रहती हैं और ये काम कहाँ पे आ रही है, परिमेय संख्या संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये 8वां टॉपिक है, उसमें आ रहा है। तो देखिए कि कंबाइंड है, तो इसलिए क्या है, मेरी सलाह मानिए कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दोहराते रहिए, वरना आपके समझ में कम चढ़ेगा। इसलिए दोहराते रहेंगे ना तो सही रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। अब आते हैं घातांक। घातांक क्या होता है, घातांक समीकरण। तो घातांक समीकरण पढ़ें। अब ये क्या है ना, लास्ट टॉपिक है घातांक समीकरण। यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें हर के चर जो रहते हैं वह अंश के गुणनफल से विभाजित होते रहते हैं और उसको बराबर करने पर क्या मिलता है, शून्य मिलता है। तो घातांक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम, ये लास्ट टॉपिक हैगा, तो इसको पढ़िए। घातांक समीकरण ज़्यादातर बोलें तो क्वेश्चंस इसी में आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो इसी में से ज़्यादा आते हैं और ये जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दशमलव, इनमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो घातांक समीकरण की परिभाषा लिखिए। वह समीकरण जिसमें चर घात होते हैं, वह समीकरण एक ऐसा समीकरण लिख सकते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर घात होते हैं। यह हर में स्थित रहते हैं, जो ये चर घात हैगा
ये हर के लिए बताया है, हर में चरघात लगा रहता है। अब इसके 6 प्रकार होते हैं घातांक समीकरण के। तो घातांक समीकरण के 6 प्रकार देखेंगे कैसे होते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है। और इसको समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि यह समीकरण के रूप में भी होता है, इसको भी लिख सकते हैं। यह घातांक समीकरण के रूप में रहता है। इसमें 6 सूत्र होते हैं, लिख लीजिए क्या क्या सूत्र हैं इसके। ये अंश हैगा, अंश m इंटू n, a की घात m a की घात n। तो इसमें क्या है, हर जो है सेम, जो अंक है वो सेम है, उसके ऊपर का डिजिट मतलब जो उसको क्या कहते हैं, ये लगा हुआ है घात, वो अलग अलग है। तो जब कोई अंक सेम रहता है तो उसको वही लिखा जाता है, उसके जो घात अलग अलग रहते हैं तो उसको घटा दिया जाता है, उसमें से m माइनस n हो जाएगा। एक सूत्र ये हो गया, ठीक है। दूसरा सूत्र है क्या, a इंटू बी, a इंटू बी a इंटू बी कोष्टक में m। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग हो गया तो क्या होगा इसका, a इंटू बी। अब इसमें घात तो सेम है लेकिन जो अंश था, अंश का मतलब समझ रहे हैं, जो अंक था इसमें वो अलग अलग हो गया है। तो ये उसका सूत्र है। और तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र है a इंटू बी m। इसका देखिए, am डिवाइडेड इंटू a, इसको समझ लीजिए ऐसे होगा। और तीसरा सूत्र, 3 तो सूत्र हो गए, चौथा सूत्र देखिए, ए बी एम वाला हो गया। वैसे चाहे इसको 2 बार गुणा करो या 1 बार गुणा करो, m से आएगा उतना ही डिजिट, तो इसलिए 2 बार गुणा नहीं करेंगे, एक ही बार काफ़ी है। ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए, नहीं फंस जाएंगे, आएगा उतना ही आंसर। लेकिन क्या है ना, सूत्र ज़्यादा बड़ा ना हो, डिजिट
में रहेगा, छोटा रहेगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है। a माइनस n बराबर क्या होगा 1ax। तो कितने सूत्र हैं यहाँ 1 2 3 4 सूत्र हैं घातांक समीकरण के। इसी में से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी में से हल होंगे। और इसमें आता है एक भिन्न का, ये जो है ये सूत्र है, ये भिन्न में है बाटे में है। ये है गुणनखंड का, जितने भी गुणनखंड के सवाल होंगे सब इसी में से हल होंगे। और ये है धनात्मक एवं ऋणात्मक का, विभाजन का भी कह सकते हैं, विभाजन घातांक का, विभाजन घातांक का है। मतलब इसमें जो घातांक हैं वो अलग अलग हैं और उनको ऋणात्मक या धनात्मक रूप में लिखा जाएगा। एक और सूत्र है इसमें का, ये ऋणात्मक में है, इसको धनात्मक में लेंगे am डिवाइडेड बाय b, तो इसका होगा ab माइनस, नहीं यहाँ पे a ही होगा, इसमें डिजिट क्या है ना, अंश एक ही है ना, ये है, ये n है। ये इतने सवाल बनते हैं, 5 सवाल, 5 जो सूत्र हैं इसी में से जितने भी सवाल हैं सब आएंगे। ये धनात्मक ऋणात्मक का है। ये विभाजन है, ऋणात्मक का भी है। ये डिवाइड का है, भाग वाले जितने, भागफल वाले जितने क्वेश्चंस आएंगे सब इसी में से होंगे। ठीक है। तो संख्या रेखा में जितने भी टॉपिक थे, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपने पढ़ा। पूर्णांक संख्या से डिवाइड होंगे ऋणात्मक, धनात्मक। धनात्मक में आएगा सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। ये पार्ट 2 था और पार्ट 3 में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस और उदाहरण होंगे वो सब चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज से हमारा संख्या रेखा, संख्या पद्धति के जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और सर आएंगे आपको बताएंगे कि साइंस की क्लास में कितने टीचर्स और क्या क्या पढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, जल्द ही जो है जैसे कि मैथ की हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो 9-10 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और साथ में इंग्लिश और आपकी हिंदी, आज जैसे सब्जेक्ट का जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लमसम 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इसे देखते रहें। और मुझे उम्मीद है कि सर जो पढ़ा रहे हैं मैथ, वो आपको 0 से हीरो तक ले जाएंगे और बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं और फाइनल आपको मॉडर्न लेवल तक जो है पढ़ाने का कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सर जो पढ़ाते हैं आप लोगों तक आप बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। और एक एक टॉपिक ना कि जल्दबाजी में, बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ाने का कोशिश करते हैं सर। तो मेरी उम्मीद है कि ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। और
पूरा सिलेबस 9-10 का हम आपको अपने संस्थान में युवा बोध एकेडमी में पूरा कंप्लीट करवाएंगे फ्री में। तो आप लोग जो है जितने भी दोस्त हमारे देखें और जितने भी छोटे छोटे भाई बहन हैं उन तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को फ्री में सारा डिटेल से का नाम से 9-10 का सिलेबस उपलब्ध हो सके। और हमारी उम्मीद है कि हम पूरा सिलेबस 9-10 का टॉप लेवल में अच्छे टीचरों से जो बीएड प्लस पीजी किए हुए हैं उन टीचरों के माध्यम से कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा। मैं ये उम्मीद रखता हूं। आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी पार्ट 1 था, संख्या पद्धति का पार्ट 1 था। और इसके बाद आज जो क्लास चली वो संख्या पद्धति का पार्ट 2 था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी संख्या पद्धति पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें से जितने संख्या पद्धति चैप्टर से संबंधित सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जितने नए दोस्त हैं, जितने मेरे छोटे भाई बहन देखेंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और सर कंटिन्यू देख रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास जैसे आएगा डेली बेस पे आपको मैथ की क्लास मिलती रहेगी और 20 अगस्त के आसपास से हम सारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद मित्रों। तो जैसा कि सर ने बताया, आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध कराएंगी और वो भी फ्री में। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए हमने ये क्लासेस चालू की है, जिससे उनको निःशुल्क में उनको सभी सब्जेक्ट एकदम अच्छे से और अच्छे टीचरों के माध्यम से मिल सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और उन्नति करें, जिससे हमारे देश का उज्जवल भविष्य है वो। इसलिए धन्यवाद, नमस्कार। और हम अपनी बात को अंत करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं।